नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। हरिद्वार के पतंजलि में 2 दिवसीय यहां पर युवा धर्म संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा धर्म संसद का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम के साथ योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण और श्री राम मंदिर न्यास के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस युवा धर्म संसद में लगभग 24 राज्यों से शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद, मनीषी, संत और सामाजिक चिंतकों ने हिस्सा लिया। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सब युवा भाई बहन हैं। और कोई भी राष्ट्र, चाहे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़े, सामाजिक रूप से आगे बढ़े, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वो तभी विकसित हो सकता है जब तक वहां की युवा शक्ति संगठित और आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो, युवा शक्ति का हर क्षेत्र में अपना योगदान न हो। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए भाइयों बहनों ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए भी युवा शक्ति की ताकत, उनकी इनोवेटिव सोच और उनकी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आज भारत पूरी दुनिया के अंदर एक युवा देश के रूप में जाना जाता है और अगर देश के युवा सही दिशा में कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन न हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के युवाओं को अपने देश को आगे ले जाने की एक उनके अंदर एक भावना विकसित हो चुकी है। हर युवा आज कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। आज का युवा देश के प्रति जिम्मेदार भी है, कर्तव्य परायण भी बन रहा है। मेरा मानना है कि ये हमारी जो युवा धर्म संसद है, ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और यहां से निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति, चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी हों, स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों एवं आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पावन भूमि में तपस्या की है, ज्ञान की प्राप्ति की है, अपने आप को साधा है। अनेक प्रकार के शोध यहां हुए हैं और अपने ज्ञान से दुनिया को कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने का काम, प्रकाशित करने का काम किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी मंत्रिमंडल ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। एक बड़े केंद्र के रूप में हम दून विश्वविद्यालय को इस दिशा में विकसित करेंगे। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता की प्राचीन सिद्धांतों, इतिहास और दर्शन आदि से जुड़े हुए सभी पहलुओं और शिक्षण और शोध का कार्य किया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवभूमि उत्तराखंड के युवा भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 आने के बाद राज्य में स्टार्टअप कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम उत्तराखंड को स्टार्टअप को आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्हें पूरा हर प्रकार का वातावरण उनको मुहैया करा रहे हैं। हमने राज्य में 1100 से अधिक
स्टार्टअप्स को मान्यता देते हुए अत्याधुनिक 15 इंक्यूबेटर सेंटर भी स्थापित किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण हो, कृषि, आईटी, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्तराखंड ने स्टार्टअप्स में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मेरा मानना है कि देश के युवाओं में पर्याप्त सामर्थ्य और ऊर्जा है। उनका सही मार्गदर्शन ही हमारे देश के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। आप सभी युवा न केवल समाज की सेवा में समर्पित हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए भी आप संकल्पबद्ध हैं। मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए आप सभी प्रतिभावान युवाओं के आज के इस अवसर पर यह अपील करना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, आप जो भी फील्ड चुनें, जहां भी आप कार्य करें, आप सदैव आपके मन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम है। आपके प्रत्येक कार्य से आपकी निजी प्रगति होने के साथ साथ ही देश के विकास में भी आपका योगदान अवश्य हो। आप देश के लिए भी कुछ करें। आप लोग अब अधिकांश हमारे युवा नौजवानों की ये ऐसी आयु है कि जिस पड़ाव में है वो आपके कैरियर के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब लोग इस समय में जो भी ठान लेंगे, जो भी आप संकल्प कर लेंगे, और संकल्प में कोई विकल्प नहीं लाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। बैठक के दौरान केंद्र में कई उच्चाधिकारी मौजूद रहे, जबकि कई जिलों के डीएम, एसडीएम वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान सीएम धामी ने सभी अधिकारियों से उनके जिलों का फीडबैक लिया और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सीएम धामी ने युवा धर्म संसद का भी जिक्र किया। साथ ही जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड में कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पर भी जवाब दिया। देखिए, अभी कुछ स्थानों पर मलबा आने और कुछ मकान ढहने पे ऐसी सूचना मिली है और उन सभी स्थानों पर प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जहां ज़रूरत है वहां पर लोग पहुंच गए हैं और टनकपुर में और उसके आसपास कुछ जल भराव हो रहा है। किरोड़ा नाले का एक बांध था, उसके कारण से, और साथ में पिथौरागढ़ में बेरीनाग में 6 मकान मलबे की चपेट में आए हैं। एक सरकारी भवन भी आया है। उन स्थानों पर भी तत्काल शासन की टीम पहुंच गई है। यमुनोत्री गंगोत्री में 7000 के लगभग यात्री भी हैं और सभी ठीक प्रकार से अभी वहां पर यात्रा हो रही है। हेमकुंड साहब में भी यात्री हैं और बद्रीनाथ जी में भी हैं। जहाँ जहाँ मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है वहाँ पर पहले से ही प्रशासन को कहा गया है कि सभी व्यवस्थाएं, क्योंकि यात्रा में चलने वाले बच्चे हैं, अस्वस्थ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खाने पीने का प्रबंध, दवाइयों का प्रबंध, ये सब करें और सभी लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रखें, लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि अगले 24 घंटे अभी अलर्ट है और इस अलर्ट में सभी को सावधानी रखनी है। जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर प्रशासन के लोगों को सहयोग करना है और हर दृष्टि से आपदा का जो प्रभाव है कम करना है। आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता करनी है और जहाँ पर रास्ते बंद हो गए हैं उन रास्तों को खोलने के लिए, जैसे कि नेशनल हाईवे भी कुछ स्थानों पर बंद हो गए हैं, भूस्खलन आ गया है, कहीं पर पत्थर आ गए हैं, तो उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है और अगले 24 घंटे में स्थिति सामान्य होने की पूरी उम्मीद है। धारा 370 समाप्त होने के बाद देश के अंदर एक विधान, एक निशान और एक प्रधान, इस अवधारणा को लेकर जम्मू के लोग लंबे समय से वहाँ पर उन्होंने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से एक संकल्प था देश का और वो संकल्प पूरा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो पहली बार जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा अवसर आया है कि जब पूरे देश की तरह जो है जम्मू के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर लोगों में उत्साह है और पिछले लोकसभा के चुनाव में भी 58% वहाँ पर मतदान इस बात को दर्शाता है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की वहाँ गहरी रुचि है, गहरी आस्था है और इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से जम्मू के लोग विकास को चुनेंगे, क्योंकि धारा 370 समाप्त होने के बाद वहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हुई हैं,
लोगों का, आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का जो एक लोगों में भय होता था, वो भय समाप्त हुआ है और मिनिमम टेररिज्म और मैक्सिमम टूरिज्म वहाँ पर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा से जो है, जो पंडित श्यामा प्रसाद जी का सपना था, संकल्प था, उसको पूरा कर रही है। जबकि दूसरी पार्टियां वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, वो हमेशा उन तत्वों के साथ है जो वहाँ पर धारा 370 को फिर से बहाल करने की बात करते हैं, जो वो कर नहीं सकते। इसी प्रकार पाकिस्तान से जो है व्यापार बढ़ाने की, वार्ता करने की बात करते हैं। बिना शांति हुए, बिना पाकिस्तान सब जो विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा देता है, जब तक उसको रोकेगा नहीं तब तक जो है इस प्रकार की वार्ताओं का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर शंकराचार्य पर्वत का नाम वो कहते हैं हम सुलेमान पर्वत रख देंगे। इस प्रकार के अनेक काम हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता इस बार मैं समझता हूँ शांति चुनेगी और विकास चुनेगी। पूरे देश की तरुणाई यहाँ एकत्र हुई है और स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर युवा धर्म संसद जो शिकागो में विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया था, उसी से प्रेरित होकर युवा संसद देश के अनेक प्रकल्पों में अपना योगदान देगी और युवा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाके देश की तरक्की में, देश के सामने आने वाली चुनौतियों का और साथ में जो विकसित भारत का संकल्प है, उसमें युवा नौजवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस युवा धर्म संसद ऐसे समय में हो रही है जब देश को आज नौजवानों की आवश्यकता है और किसी भी देश की रीढ़ युवा नौजवान होते हैं। क्या कोई भी देश राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से कितना आगे बढ़ेगा, कितना समृद्ध होगा, वो हमारे नौजवान युवाओं पर निर्भर करता है और भारत को युवा देश कहा जाता है। इसलिए ये अमृत काल में युवा नौजवान इस धर्म संसद से प्रेरित होकर यहाँ से ऊर्जा लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देश को बढ़ाने में देंगे। हम लोग सभी जो भी उत्तराखंड राज्य के लिए ज़रूरी है, चाहे बंदोबस्त हो या भूमि कानून, सभी पर विचार करना। सर एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आज केदारनाथ पहुंची, संपन्न हुई, लेकिन बड़े नेता उसमें नजर नहीं आए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस यात्रा का कोई औचित्य न हो। बार बार बाबा केदार जब भी जो है वहाँ पर यात्रा प्रस्तावित हुई है, तब तक मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। इस बात का संकेत है कि बाबा केदार भी यही चाहते हैं कि इस प्रकार की यात्राएं न निकाली जाएं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए अपने सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, साथ ही हमें जनता का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम केदारनाथ सीट को भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो या कोई भी चुनौती हो, हर अवसर पर कांग्रेस का, बीजेपी का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। 24/7 हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे नैनीताल से खबर का, जहां बीते 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 13 पदों के लिए मतदान जारी है। मतदान के लिए हाई कोर्ट बार सभागार में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेंद्र अधिकारी ने बताया कि सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसके बाद आज ही देर रात तक चुनाव परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। सभी से निवेदन है कि अपने छाता वगैरह। चुनाव हमारा निर्धारित 9 बजे से टाइम हमने फिक्स किया था, 9 बजे से स्टार्ट हो गया है
मौसम ख़राब है इसलिए थोड़ा मतदाता अभी कम आए हैं। उम्मीद है मगर शाम 4 बजे तक की वोटिंग है, उम्मीद है सफल होगा चुनाव हमारा, अच्छी वोटिंग होगी। और हम आज ही मतगणना करके प्रयास करेंगे कि आज ही हम उसको कंप्लीट करें। देहरादून में नगर निगम कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि इससे कर्मचारियों समेत लगभग 800 परिवारों को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में देहरादून ऐसा पहला शहर है जहां पर नगर निगम कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं गोल्डन कार्ड बनने से नगर निगम कर्मचारियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। देखिए, हमारे करीब 800 लोग हैं जो हमारे कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं जिनके गोल्डन कार्ड बनने थे। इसके लिए हमारे एसएफओ साहब के द्वारा और हमारे यूनियन से सत्येंद्र जी के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। इसके उपरांत हमको गोल्डन कार्ड बनाने की अनुमति मिली और आज से ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हमारे 800 लोगों को, 800 परिवारों को इसका त्वरित लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, लिहाजा यहां बारिश के दौरान पहाड़ पर भूस्खलन होता है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। लिहाजा सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।